पहली बार उनकी मुलाकात हुई है पंडित नेहरू से सिंगापुर में। उनको सिंगापुर बुलाया गया था पंडित जी को, और बुलाने का कारण ये था कि वहाँ पे सिंगापुर नेताजी का हेडक्वार्टर्स था, वहाँ बहुत इंडियंस थे और वहाँ सपोर्ट था करके। वहाँ माउंटबेटन ने एक बहुत गलत काम किया था, और उसका चूज़ करने का कारण ये था कि 15 अगस्त 1945 को ही जापान की ओर सुभाष बोस की हार हुई थी। उसकी ज़िंदगी का ये बहुत बड़ा दिन था, तो यही दिन को चूज़ करके 15 अगस्त सन 47 को आज़ाद किया गया। और इस देश में माहौल ये था कि इलेक्शन के टाइम थे सन 45 के आखिर में और 46 की शुरुआत में। वोट लेने के चक्कर में ये लगते थे नारे दिल्ली में कि लाल किले से आई आवाज़, वो लाल किले में चल रहे थे ना रेड फोर्ट ट्रायल्स आईएनए लोगों के, तो लाल किले से आई आवाज़, सहगल ढिल्लन शाहनवाज, इंकलाब जिंदाबाद। तो ये लगते थे नारे। जब गद्दी मिल गई और जब इंडिपेंडेंस आया तो बोलते हैं लॉर्ड माउंटबेटन की जय हो। तो ये माउंटबेटन का बहुत माना जाता है। और नटवर सिंह ने भी इस बात को लिखा बाद में कि पंडित जी जो थे वो कभी कॉमनवेल्थ के और डोमिनियन स्टेटस के फेवर में नहीं थे, लेकिन सडनली उन्होंने माइंड चेकअप किया और उनका मानना है कि माउंटबेटन ने उनको उनको परसुएड किया। एक इंग्लैंड की एक हिस्टोरियन है, उन्होंने मेंशन किया कि एडविना माउंटबेटन ने उनका माइंड चेंज किया। तो ये एक अपना पे बहुत बड़ा जो है इशू जिसको लोग डिस्कस नहीं करना चाहते कि एडविना ने कैसे हमारे हमारे कंट्री की पूरी धारा को उसको बदलने में बहुत बड़ा हाथ भूमिका निभाई है। तो अगर ये सारा अगर निकल गया तो सारी बात घूम फिर के ये निकल के आएगी कि भारत की आज़ादी में जब आज़ाद कराने की भारत को मेन भूमिका थी सुभाष चंद्र बोस की, लेकिन उसका सारा क्रेडिट महात्मा गांधी के नाम पे ट्रांसफ़र किया गया, क्योंकि ये इंटरेस्ट जो है वेस्टर्न कंट्रीज़ में सेलेबल है। आप लंदन में जाएंगे तो पार्लियामेंट स्क्वायर में महात्मा गांधी की मूर्ति है। हाँ, क्योंकि गांधी जी कांग्रेसों के बहुत खिलाफ में नहीं थे, उन्होंने मूर्ति लगा दी वहाँ। वो सुभाष बोस की कभी नहीं लगाएंगे मूर्ति वहाँ पे। सारी कहानियों में अगर आप सवाल पूछा जाए कि नेताजी को क्या हुआ, तो हमारे पास में सिर्फ 3 ऑप्शन है आज। ABC, ताइवान में प्लेन क्रैश, दूसरा वो जो रूस में मार दिया, और तीसरा गुमनामी बाबा। इसके अलावा बाकी सारी कहानियाँ वो सब झूठी हैं, फर्जी हैं, उसमें कोई एविडेंस नाम की चीज़ नहीं है। जब जब इस देश में नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट आई है, चाहे वो मोरारजी भाई की थी, चाहे वो देवी गौड़ा की थी, चाहे VP सिंह की थी, और आपको ये भी मैं बोल सकता हूँ कि टू एन एक्सटेंट अगर नॉन फैमिली गवर्नमेंट आती है, इवन नरसिम्हा मराव, टू एन स्मॉल एक्सटेंट, तब तक नेताजी के केसेस में डेवलपमेंट हुई है। उसी दौरान पे किसी लोगों ने बोलना शुरू करा, जो लोग प्लेन क्रैश की थ्योरी कि नेताजी ताइवान में मर गए थे प्लेन क्रैश में, वो सपोर्ट करते थे। उन्होंने बोला कि नेताजी की अस्थियां जापान में पड़ी हुई हैं, वो प्लेन क्रैश में मर गए हैं, और बहुत दुख की बात है कि वो अस्थियां भारत में नहीं लाई जा रही, तो उनको भारत में लाना चाहिए। प्रभाशंकर मिश्रा जी चीफ जस्टिस थे कलकत्ता हाईकोर्ट के। मैं ये बताना जरूरी है क्योंकि इस देश में लोगों को बहुत फितूर है कि बंगाली सुभाष बोस के बहुत बड़े भक्त हैं। जो मुझे कंस्पिरेसी थ्योरीज बोलते हैं वो जरा जाके देखें कि मेरे बारे में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ऑर्डर में क्या लिखा है। मुझे किसी 2 टके के इतिहासकार का वो नहीं चाहिए। मेरे बारे में कोर्ट ने कुछ लिख दिया, आई एम मोर देन हैप्पी विद दैट थिंग। नेताजी की जब डेथ हुई थी तो उसकी पहली इन्वेस्टिगेशन की थी अमेरिकन ने। एक आपको डॉक्यूमेंट में दिखाऊंगा अभी, वो डॉक्यूमेंट में कि अमेरिकन इन्वेस्टिगेशन जो की तो ब्रिटिश इंटेलिजेंस ने अपनी इंक्वायरी करी सुभाष बोस की डेथ में, वो श्योर नहीं थे कि सुभाष बोस की डेथ हुई है। उन्होंने अमेरिकन से पूछा, और अमेरिकन वो थे जिन्होंने अमेरिकन ने ही सुभाष बोस की डेथ की इंक्वायरी स्टार्ट की थी। सुभाष बोस के मरने के 1 साल बाद वहाँ से उनका जवाब आया कि कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं है उनके मरने का। आर्गूमेंट सेशन में इट्स ए मैटर ऑफ रिकॉर्ड कि सरकारी वकील ने बोला कि प्लेन क्रैश नहीं हुआ, ये स्टोरी झूठी है। सरकार खुद मान रही है, कोर्ट को ये बताया, कमीशन को ये बताया, कमीशन ने रिपोर्ट में लिख दिया कि प्लेन क्रैश नहीं हुआ, ये कहानी झूठी है। एक जज इतने बड़े मुद्दे पे सुभाष चंद्र बोस के मरने पे एक रिपोर्ट देता है जो सरकार के व्यू से अलग है, सरकार के व्यू को काउंटर कर रहा है, जो भारत की सबसे बड़ी कंस्पिरेसी थ्योरी है जिसको लोग हम डिस्कस करते हैं डिकेड से, उसको भारत सरकार ने एक्शन टेकन रिपोर्ट में जो टेबल हुई है पार्लियामेंट में, एक सिंगल लाइन में रिजेक्ट कर दिया। नो रीजन वॉज गिवन। पता नहीं क्या कारण है। प्लेन क्रैश नेताजी का हुआ है ताइवान में, लेकिन जितनी भी इंक्वायरियां गवर्नमेंट ने पब्लिक प्रेशर में आकर डाली हैं 1955-56 में, वो शाहनवाज थे कांग्रेस पार्टी के MP, उनको लेकर के, बाकी लोगों को लेकर के, और बाद में भी, ये लोग ताइवान में नहीं जाते। मतलब डेथ मर्डर हुआ है आपका रांची में, इंक्वायरी होगी कराची में। उसके अलावा भी बहुत से डॉक्यूमेंट्स हैं जो इंग्लैंड से आ रहे हैं, हमारी गवर्नमेंट से आ रहे हैं, कि एक्चुअली एक आदमी था इचोरो ओकुरा, जापानी सोल्जर, जिसकी बॉडी को नेताजी की बॉडी बना के फूका गया था ताकि वो आपने स्टोरी कवर क्रिएट करना है, तो वो हड्डियां जो हैं वो इचोरो ओकुरा की हैं। अब क्योंकि जस्टिस मुखर्जी नहीं रहे तो मैं बता सकता हूँ कि उन्होंने ही हमको इंडिकेट किया था कि DNA में उन्हें गड़बड़ हुई है। इन दिस में इन्होंने गवर्नमेंट ने रिपोर्टें चेंज करी हैं। अब हमारे पास में उनके एविडेंस भी आ गए। मैं सिर्फ उनके कहने पे नहीं आपको बता रहा, हमें खबर लगी हमारे सोर्सेज से कि गुमनामी बाबा का जो 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 इलेक्ट्रोफेरोग्राम है इन्होंने फाड़ के फेंक दिया रिपोर्ट से। ये स्टोरी गवर्नमेंट ने प्लांट करवाई थी पब्लिक का माइंड मेकअप करने के लिए। तो मैं अब जो मोटा मोटा बात कर रहा हूँ, गुमनामी बाबा केस को डाउन करने के लिए लीगली
नकली डीएनए और नकली हैंडराइटिंग रिपोर्टों का सहारा लिया गया। आज उसको हमने अपनी किताब में चंद्रचूड़ मैंने पूरा डिमोलिश कर दिया कि कुलदीप नैयर जी और मेरे ख्याल से प्रेम प्रकाश जो एएनआई के हैं, वो शायद दो पत्रकार जो जिंदा है जो उस टाइम पे ताशकंद में थे। प्रेम प्रकाश जी मेरे ख्याल से लंदन में रहते हैं, यहाँ नहीं रहते। कुलदीप जी हमारे पास यहीं थे वसंत विहार में, अब चले गए, मैं उनसे मिला था। तो लेकिन कुलदीप नैयर ने कभी खुल करके उसको कॉन्टेस्ट नहीं किया। लेकिन 9 के बाद 10 जब मेरी आरटी एप्लीकेशन लगाई है, उसको लेकर के डिस्कशन डिबेट हुआ, तो उन्होंने एक्सेप्ट किया कि देयर वाज अ प्रॉब्लम, और ये भी एक्सेप्ट किया कि गवर्नमेंट ने उन पर प्रेशर डाला था अपना व्यू चेंज करने के लिए। लोगों ने दाहिया भाई पटेल का नाम सुना है कभी? लोगों को नहीं पता कि दाहिया भाई पटेल कौन थे। वे सरदार पटेल के सुपुत्र थे, उनके इकलौते लड़के थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, तीन चार टर्म उनकी मेरे ख्याल से पार्लियामेंट में वो थे, एमपी थे। उन्होंने एक बुकलेट लिखी, वाज शास्त्री मर्डर्ड, क्या शास्त्री का खून हुआ था, और उसमें उन्होंने रूसियों पे और भारत सरकार पे पूरे इल्ज़ाम लगाए कि इन लोगों ने मारा है। मैंने एक और एप्लीकेशन डाल दी, मैंने कहा भैया पॉसिबल नहीं है, जब प्रधानमंत्री मना होगा आप लोगों ने 50,000 तो फ़ोन खड़काए होंगे दिल्ली में, आपके 1000 टेलीग्राम आए होंगे, हड़कंप मच गया होगा पूरी, वहाँ पे 66 लोग वहाँ बैठे थे, वहाँ विदेश मंत्री था, विदेश सचिव था, वहाँ पे एम्बेसडर था, होम सेक्रेटरी, वहाँ पे एलपी सिंह बैठे हुए थे, आप हमारे विदेश सचिव में झा साहब थे, सब लोग बैठे हुए। अरे, और एक एक जो 5 आदमी जो शास्त्री जी के साथ में थे उनके आखिरी क्षणों के अंदर उनकी पूरी इंटरोगेशन हुई होगी रिपोर्ट। आप मुझे कह रहे हैं आपके पास में कागज नहीं है, फिर उन्होंने बोल दिया कि नेशनल सिक्योरिटी है, तो आपने पहले क्यों नहीं बोला नेशनल सिक्योरिटी है? आप पहले मुझे झूठ बोल रहे हैं आरटीआई के अंदर। और अगर हम इस बात को मान ले कि हाँ जहर वाली बात ठीक है, तो 3 थ्योरियां निकल के आती हैं। पहली थ्योरी कि साहब उनको अमेरिकियों ने मार दिया, सीआईए ने मार दिया। दूसरा आ गया कि नहीं उनको रशियन केजीबी, रशियन इंटेलिजेंस ने मार दिया। और तीसरा वो कि इंटरनल हैंड है भारत सरकार किसी हमारे यहाँ का। तो मैंने इनको सारा स्टडी किया, मैंने पाया उसमें भारत सरकार ने पार्लियामेंट में झूठ बोला है। तो उसमें उन्होंने बोला कि रूसियों को शक हो गया था और रूसियों ने आपको पोस्टमार्टम ऑफर किया है था, आपने मना करा। सरकार ने इसको ऑफिशियली मना कर दी कि ऐसा कुछ नहीं है, हमें कोई शक नहीं। उनका बेसिकली रीज़न ये था, सरकार ने क्यों इंक्वायरी नहीं कराई, उन्होंने बोला कि लोग कह रहे हैं, उनकी बीवी कह रही है, लेकिन हमें कोई शक ही नहीं दिखाई, तो हम इंक्वायरी क्यों करवाएं। बड़ी मुश्किल से वो जब पहुंचते हैं तो देखते हैं कि सारा इस पोर्शन से यहाँ से ऐसा पूरा काला पड़ गया, नीला, और ऊपर से वो टाइट हो गया है करके, और यहाँ पे गले के पीछे, गर्दन के पीछे यहाँ पे छेद से खून जैसा कुछ डाला निकल रहा है, जिससे सारी उनकी टोपी वोपी सारी खून में लथपथ है। अभी भी उनके हैं, आप टोपी पड़ी है फैमिली के पास में, सारे तकिया बकिया उनके खून से लथपथ थे, खून या जो लाल रंग की चीज़ गर्दन से निकल रही थी। एक यहाँ पे छेद था, यहाँ पे कुछ टाँके वाँके लगे थे करके। और सबसे बड़ी बात जो उन्होंने बोली, उनकी मिसेस ने बोली, और बाद में और लोगों ने, कि शरीर ऐसे फूला हुआ था, और कह रहे इतना फूला था कि हमको बनियान वगैरह फाड़नी पड़ी हम लोग को जब उनको अंतिम संस्कार के लिए ले गए। मैंने अजीत 10 लोगों से बातचीत की, और 10 के 10 लोगों ने मुझे छूटते बोला जहर है। दूसरा ये क्योंकि मुझे रिकॉर्ड पे चाहिए, मैंने गुमनामी बाबा डीएनए के बारे में मैंने बहुत लोगों से बातचीत किया, लेकिन हर एक आदमी इतना जिगरा नहीं होगा कि लिख कर रिपोर्ट देगा या आपके ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट देगा। तो इसी तरह से इस केस में 4 ने मुझे लिखित में दिया है। भारत में लोगों को, खासकर जो कांग्रेसी हैं, इनको एक बहुत पुरानी बीमारी है। इनको पुरानी बीमारी क्या है कि ये लोग अमरीकियों को, सीआईए को हमेशा ब्लेम ठोकते रहते हैं कि जेपी का आंदोलन था उसमें सीआईए इन्वॉल्व है, ये जितने इंडिया अमेरिकन जो लड़ाई लड़ रहे हैं इमरजेंसी की, अमेरिकन एजेंट है सारे के सारे, अन्ना हजारे जो है वो सीआईए एजेंट है। राज नारायण जी ने खुल्लम खुल्ला इंदिरा गांधी पे एलिगेशन लगाया, और उनके शब्द थे पार्लियामेंट में कि वो हमारे घर का नौकर प्रधानमंत्री बन गया, मैं तो ऐसी रह गई।